जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल एसदीनी साहब। कर्नल साहब, नमस्ते। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग कर्नल साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहता हूं मैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, जहां पे वो ब्रिक्स की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। क्या लगता है इंडिया क्या सोच रहा है ब्रिक्स के हवाले से? कई जगह पे बात चली जी, करेंसी की बातें भी हो रही हैं, कहीं पे पता चलता है जी कि इंडिया इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस एक्सपेंशन एज वेल। पाकिस्तान के अलावा सारे लोग जो हैं उनको बुलाया गया है। लगता है कोई इंडिया ने अपना असर वसूल को इस्तेमाल किया है कि ना पाकिस्तान को बुलाया जाए। जस्ट किडिंग। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ब्रिक्स का ये है जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे, और इंडिया इटसेल्फ एक कॉन्फ्रेंस G20 की होस्ट करने जा रहा है। तो आपके बेस्ट बड़ी पुतिन साहब अगर वहाँ ना हुए तो इसका मतलब है वो भी एक चैलेंज है। बट हमें ये ज़रा ब्रिक्स के हवाले से बताएं, व्हाट इज़ एन इंडियन अप्रोच टू दिस? देखिए चीमा साहब, ब्रिक्स ओवर द पास्ट कुछ एक सालों से काफी उसको इम्पोर्टेंस आ गया है। एक कई लोग उसको G7 के काउंटर मानते हैं कि वहां पर एक G7 जो वेस्टर्न नेशंस का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, उसी तरह से जो डेवलपिंग नेशंस का एक इकोनॉमिक ब्लॉक की तरफ से ब्रिक्स को देखते हैं। और जायज की बात है कि अबाउट 40% के आसपास जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का वो ब्रिक्स में है। और तकरीबन 31% के आसपास जो जीडीपी है पूरे दुनिया का वो जीडी ब्रिक्स में है, अभी के जो ब्रिक्स नेशंस में है। तो इट्स अ हैवी वेट, अपने आप में एक हैवी वेट है। और उसमें चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सब नेशंस अपने अपनी जगह पे अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो उस नजरिए से डेफिनेटली ब्रिक्स का जो कार्यक्रम होता है या जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके काफी लोग देखते हैं। जैसे आपने सही बताया, इस बार भी मेरे ख्याल से काफी सारे देश के 67 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं वहां पर, एंड यूएन सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं। देन इस तरह के पूरी दुनिया के काफी सारे लीडर्स भी इसमें ऑब्जर्वर और बाकी सब उस तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। नाउ द बैकग्राउंड टू ब्रिक्स है कि अभी कोविड के चलते ये पहली बार इन इन पर्सन हो रहा है, काफी आई थिंक 2 या 3 साल के बाद इन पर्सन हो रहा है। और इस बार भी लेकिन व्लादिमीर पुतिन साहब नहीं आ पा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एट द बैकड्रॉप ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर, ब्रिक्स का क्या रवैया रहेगा, किस तरह से आगे लेके जाएंगे, इस पर एक काफी स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। दूसरी चीज, जैसे आपने सही बताया, एक और डिस्कशन जो चल रहा है वो है डी डॉलराइजेशन, या जो करेंसी को है डॉलर को बदलने की जो है। बट उस चीज में मैं ये मानता हूँ कि वो एक स्पेकुलेशन है चीमा साहब। आई डोंट थिंक, आप तो यूएस में काफी रहते भी हो, कि डॉलर को इस तरह से इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक दैट रियलिटी सब मानते भी हैं। आई थिंक इंडिया को सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में आई थिंक प्रैक्टिकली जब इंडिया जब बात करते हैं तो मेरे ख्याल से डॉलर को चेंज करना इतना आसान नहीं। यस डेफिनेटली एक और चीज में जो बात हो सकती है वो कि अपने अपने करेंसी में ट्रेड करने की बात होती है। जैसे इंडिया और रशिया जो है ऑयल अपना इंडिया रुपीज में कर रहा है, इंडिया यूएई के साथ में भी अपना इंडिया और रुपीज के साथ में, उस तरह का अगर कोई एक एग्रीमेंट आ जाए वो भी एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो मेरे ख्याल से डी डॉलराइजेशन या जो ब्रिक्स करेंसी है वो एक स्पेकुलेशन है, उसको मुझे लगता नहीं है आगे जाएगा। लेकिन ये बात जरूर होगी कि ये जो या जो कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं, ये आगे किस तरह के डिसीजंस लेने वाले हैं इकोनॉमिक चीज में, ट्रेड में, और क्या, जैसे आपने सही बताया कि कुछ एक और कंट्रीज जो है वो आना चाहते हैं, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे इथियोपिया हो, सऊदी अरेबिया हो, एक बहुत बड़ा पावरफुल नेशन है। तो इस तरह से अगर वो भी आते हैं तो इसकी जो रूप है वो चेंज होने की वो रहता है। जैसे अभी तो प्योरली एक इकोनॉमिकल काइंड ऑफ जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी अगर कंट्रीज भी है, और जहां तक मेरा मानना है कि अबाउट 20 और कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इसमें आने के लिए इच्छा, दे एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस। तो कितने लोगों को करेंगे, अभी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीजें आने वाले दिनों में है। लेकिन डेफिनेटली ब्रिक्स के जो प्रेजेंट फॉर्म में ये चेंज जरूर होगा। और जैसे पावरफुल कंट्रीज आएंगे, जैसे सऊदी अरेबिया एंड ऑल आना, वो क्लियर एक इंडिकेशन है कि आज के जो जियो पॉलिटिक्स में किस तरह से एक शिफ्ट होना, कि एक जो यूएस लेड या यूएस डोमिनेटेड जो वेस्टर्न ब्लॉक था, वहां से लोग शिफ्ट होके एक इंडिया, चाइना, रशिया, इस तरह का एक ब्लॉक की तरफ, प्योरली फॉर मोर ऑफ इकोनॉमिक। क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं इकोनॉमिकली ग्रो कर रही हैं, इसका एक मानना है। तो मेरे ख्याल से उस चीज से
सऊदी अरेबिया और इस तरह से कंट्रीज अगर शिफ्ट होते हैं, तो एक स्लो बट स्टडी जियोपॉलिटिकल चेंज की तरफ मैं मानता हूँ ये। उसके अलावा कोई ड्रास्टिक अनाउंसमेंट और उस तरह का होना मुझे लगता नहीं है होगा। लेकिन भारत की तरफ से अगर मैं देखूं, एक और चीज जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्ट की बात है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और साहब और जो शी जिनपिंग है, उनका वन टू वन मीटिंग अगर होगा, अगर हुआ तो क्या किस तरह की बातें होगी, खास तौर पे जो बॉर्डर इशू है उस पर कोई डिसीजन होगा। ये हम यहाँ पर काफी सारे जो एनालिस्ट हैं, सभी लोग हैं, वो देखना चाहेंगे कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में कैसे बातें होंगी, क्योंकि जैसे आपने बताया G20 में भी ये मीटिंग होने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से क्रिटिकल जंक्चर में है आज की तारीख में, जो हमारे ये जो जितने भी समिट्स हो रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो रहा हो, चाहे वो यहाँ पर G20 होने वाला हो, और खासतौर पे जो यूएस, जापान और साउथ कोरिया का वहां पर भी एक अलग सा उनका एक वहां मीटिंग चल रहा है। तो ऑल इन ऑल वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स चीमा साहब। अच्छा कल साहब ये बताइए कि इंडिया मेजर एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा है, एससीओ जिसका है पाकिस्तान भी हिस्सा है, एंड ब्रिक्स। इंडिया जो है वो कॉमन करेंसी की बात क्यों नहीं करता? आप इतने ज़्यादा वो करते हैं, क्या इंडिया चाइना के साथ कॉमन करेंसी की बात नहीं करना चाहता बिकॉज वो एक इस वक्त जो एनिमोसिटी चल रही है, या कि आप समझते हैं कि अमेरिका का डर है बिकॉज बहुत सारी जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो सारी बात डॉलर के साथ है। तो क्या है ऐसा चीज़ जो बेसिकली इंडिया समझता है कि नहीं, करेंसी नहीं होनी चाहिए, जबकि रशिया के साथ भी आप अच्छी दोस्ती है, बाकी ममालिक के साथ भी। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? करेंसी के से क्यों इंडिया डरता है, पीछे हटता है? क्योंकि मैंने डॉक्टर जयशंकर को भी सुना, कल फॉरेन सेक्रेटरी भी बात कर रहे थे। देखिए, डरने की बात नहीं है चीमा साहब, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिकलिटी। जैसे आप जानते हैं कि डॉलर इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड आज की तारीख में। ट्रेड हो चाहे किसी भी चीज में हो, डॉलर को रिप्लेस करना इट इज नॉट इजी। अगर हम यूरोपियन यूनियन में भी देखें, वहां पे भी यूरो को इम्प्लीमेंट करते करते कितना टाइम लग गया था, उसके बावजूद कितने सारे प्रॉब्लम्स है, और आज की तारीख में फिर घूम के वहीं पर आ गए जहां पर अपने अपना करेंसी और वो सब चीजों के बारे में वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स, एटलीस्ट इन सम कंट्रीज उस तरफ जा रहे हैं। जैसे ब्रेक्सिट के बाद जो ब्रिटेन का साथ में हो रहा है। तो ये जो कॉमन करेंसी है, मेरे ख्याल से इसके पीछे भी कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया जरूर चाहेगी कि डॉलर को डी डॉलराइजेशन हो, क्योंकि उनके अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से पहले $300 बिलियन उनके जो रिजर्व है वो यूएस ने उनको फ्रीज कर रखा है, उनको लिया दिया नहीं है। इसी तरह से चाइना जरूर चाहेंगे कि डॉलर को जितना जल्दी रिप्लेस किया जाए विद अदर करेंसीज, उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इंडिया के समझ में, इंडिया का यूएस के साथ में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो इंडिया के लिए आज की तारीख में कोई ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया इस तरह से एक ब्लॉक का एक पार्ट बने जो कि डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, एक है प्रैक्टिकलिटी कि भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ पावरफुल करेंसी। और दूसरा है कि वी हैव आवर ओन टाइज विद यूएस। हमारा जब यूएस के साथ में इतना क्लोज टाइज है, तो वाई शुड हम क्यों उसको उनको उनको नुकसान होने वाली, या उनके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जिसमें हमारा कोई फायदा भी नहीं है, तो उसमें क्यों हम करेंगे? तो आई थिंक वैसे प्रैक्टिकल की जो बात है उसके ऊपर इंडिया ने आई थिंक ये जो पर्टिकुलर लाइन लिया है एज फार एज डी डॉलराइजेशन इज कंसर्न। अच्छा चलें, मूविंग नेक्स्ट क्लास साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस चंद्रयान? क्या चल रहा है उस हवाले से? और इसमें मैं आज खबरें सुन रहा था कि शायद कोई प्लान डिले है, कल उसने पहुंचना था। आपको क्या लगता है इस हवाले से क्या चल रहा है? देखिए चीमा सर, चंद्रयान इज पूरी दुनिया चंद्रयान के ऊपर फोकस है। एंड भारत में खास तौर पे एक बहुत काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, काफी होपफुल हैं लोग कि इसको सक्सीड करना है, क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि आज तक सिर्फ पूरे दुनिया में 3 ऐसे नेशन हैं जिन्होंने चांद पे लैंड करने की सक्सेसफुल हुआ, और एक उसमें से अर्स्टवेल यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो है उन्होंने किया था। अभी जो रशिया ने, आपने देखी था लूना 25 का उनका जो फेलियर हुआ है, तो यूएस और चाइना, तो इंडिया भगवान की कृपा से अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो मेरे ख्याल से 4th नेशन होंगे जो कि सक्सेसफुल। तो अपने आप में एक ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, जहां तक स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है,
आपको, आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब से इंडिया का एक जो ओपन स्पेस इकोनॉमी को खोलने की बात की, जैसे जो आईएसआरओ है उसमें प्राइवेट कंपनीज के भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, उससे अपनी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह के जो स्पेस का इकोनॉमिक यूज की तरफ से भारत आगे बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि मेरे ख्याल से 100 से अधिक स्टार्टअप स्पेस के नाम पे भारत में शुरू हुआ है। तो उस हिसाब से वहां पर लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, वो लोगों के और चांसेस बढ़ेंगे टू एक्सप्लोर विद अदर कंट्रीज। तो इकोनॉमिकली ऑल्सो हमारे लिए चंद्रयान का एक बहुत बड़ा रोल है कि इसका सक्सेस होना। और आगे जैसे प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको पता होगा गगनयान आ रहा है जिसमें कि मैन्ड स्पेस मिशन आ रहा है, तो वो भी अपने आप में, मैं जब ये सब कह रहा हूँ उस मैं एज ए भारतीय मेरे को इसलिए ज्यादा प्राउड भी होता है चीमा साहब, क्योंकि जहां से हम शुरू किया था, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगा। मैं जहां से आता हूँ केरला से, यहीं पर एक एक टाउन है तुम्बा या त्रिवेंद्रम के पास में, छोटा सा एक गांव है जो बिल्कुल समुद्र के पास। 62 के आसपास, 62 63 के टाइम पे जब ये पहला रॉकेट सेंटर बनाया था, आपको विश्वास नहीं होगा, हम वहां पर जो क्रिश्चियन फादर थे, उन्होंने अपने जो प्रेइंग हॉल और जो बिशप हॉल है उसको खोल के दिया था कि भाई ये ऑफिस की तरफ यूज कर लो। और तब जो साइंटिस्ट थे, जिसमें सिक्सटीज, लेट सिक्सटीज की बात कर रहा हूँ, जहां पर हमारे अब्दुल कलाम साहब जैसे जो लेजेंडरी साइंटिस्ट थे, उनके टाइम पे रॉकेट्स में कैरीड इन साइकिल्स, चीमा साहब साइकिल में लेके जाते थे रॉकेट्स के पार्ट्स को। और वहां से आज अगर भारत अपने दम पे, अपने खुद के दम पे खड़ा होके, वी आर नाउ एक्सप्लोरिंग मिशंस लाइक दिस एट वेरी वेरी लेस रेट। आई थिंक हमारे जो साइंटिस्ट है और उनकी जो विजन है उसकी दाग देने पर, तो मेरे ख्याल से चंद्रयान हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये। और देखो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है ये सब, तो उसमें फेलियर सक्सेस सब कुछ चलता रहता है, बट वी आर वेरी होपफुल, आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल बी अ सक्सेस। ऑफ कोर्स जो चेंजेस वो उसके इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज देर आर सर्टन पैरामीटर्स जिसके आने पर ही वो दे विल गो फॉर द लैंडिंग, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बाकी तो साइंटिस्ट आर द बेस्ट जजेस, बट आई एम वेरी होपफुल एंड आई प्रे टू ऑलमाइटी दैट ये एक सक्सेसफुल मिशन हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कल साहब, थोड़ा-सा हमें ज़रा चीन के हवाले से बताइएगा। रिसेंटली पता चल रहा था कि चाइना जो है उसके साथ कोर कमांडर लेवल पे कोई डायलॉग हुआ है। किधर पहुँचा है? सुना है मिलिट्री डिप्लोमेसी भी नहीं काम कर रही। ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग जो हैं दोनों की मुलाकात है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोई ब्रेक थ्रू होगा या कि इंडिया अपना जो वज़न है वो प्योरली वेस्टर्न पलड़े में डाल रहा है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ मूविंग अवे फ्रॉम रशिया, स्टेप बाय स्टेप स्लोली चीज़ें वो नहीं रहीं और ज़ाहिर बात है अगले 2, 4, 5 साल, 10 साल तक चीज़ें बिल्कुल स्लिप हो जाएँगी रशिया से। क्या देखते हैं, चाइना के साथ फर्दर एस्केलेशन देखते हैं या क्या आप समझते हैं कि कहीं न कहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जादू की जप्पी चल जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि चाइना के साथ में आई एम होपफुल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर कमांडर लेवल बातें जो या मिलिट्री डेलीगेशन लेवल जो बातें हुई है वो 19th टाइम अभी हुई, 19 बार हुआ है। मैं एक तो कई सारे एनालिस्ट ने पता नहीं कितने हजारों आर्टिकल्स लिखी हैं चीमा साहब, इस जब से मई 2020 से ये जो इंडिया चाइना लद्दाख में इशू हुए हैं, तो सबने अपने अपने थियोरीज दिए हैं कि भाई क्यों हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर चाइना ने जो किया, उन्होंने अपना स्टेटस को चेंज किया, जिन्होंने अपने ट्रेनिंग के टाइम पे उन्होंने ज्यादा तादाद में फौज लेके आए वहां पर, कुछ जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन था उनके आने की कोशिश की वहां पर, भारत ने भी उनका वहां पर जवाब दिया। तो इतने लार्ज स्केल पे अगर स्टेटस को चेंज किया, तो उन्होंने क्यों किया? क्या वो यूएस के साथ में भारत का क्लोज रिलेशन की वजह से किया है? अगर ऐसा है तो पिछले 3 साल में तो हम और करीब हो गए हैं यूएस के, तो वो तो नहीं था। क्या उन्होंने इसलिए किया कि अभी भाई भारत आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे? हमने जितने पिछले 60 साल में नहीं किया, अभी वो पिछले 3 साल में उतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर शुरू हो गया और काम चल रहा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हमने आपको एक सबक सिखानी है, तो वो सबक किसने सीखा? मतलब आज की तारीख में अगर ये मानते हैं कि इट्स अ स्टेलमेट, जहां पर आपने पहले मोबिलाइज किया, आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो 60,000 ट्रूप्स हमारे भी आए हैं, अभी अपाचे हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स एसेट्स, रडार, आर्टिलरी, सब कुछ हमने भी वहां पर कर दिया है। तो एक स्टेलमेट है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपर हैंड है या लोअर हैंड, इस तरह से नहीं है।
और जबकि एक जरूर ये है कि बी कैरिड आउट एन ऑफेंसिव मैन्यूवर, जिसकी वजह से आपको चाइना को वहां से जाना पड़ा। साउथ बैंक जो पेंगोंग एरिया में, आपको पता होगा कि हमने एक ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से दे वर फोर्स्ड टू देन वेकेट सर्टेन एरियाज। तो ये जो इशू था, जहां पर 7 जगह ऐसे थे जहां पर ये फ्रिक्शन पॉइंट्स में थे, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें बीच में गलवान का जो लड़ाई भी हुई थी उसकी वजह से, उसके बाद 5 ऐसी जगह हैं जहां पर अभी डिसएंगेजमेंट हो गया, मतलब ट्रूप्स आमने सामने नहीं है, वो अपने अपने अलग जगह पे चले गए, वहां पेट्रोलिंग भी नहीं हो रही है। लेकिन 2 ऐसे जगह है, डेमचौक और डेपसांग कहते हैं, जहां पर जो कि बहुत पुराने सालों से चलते आ रहा है, वहां पर इशू सालों से चलता है। हर समर्स में प्रॉब्लम होती है वहां पर, लोग दोनों आते हैं, दोनों कहते हैं कि हमारा एरिया, फिर वो फिर चले जाते हैं। तो ये लेगेसी इशू है। लेकिन भारत ने इस बार क्या है, एक बहुत बड़ा टफ स्टैंड लिया कि नहीं भाई, अब ये लेगेसी इशू नहीं चलेगा, आप अभी क्लियरली बताओ कि ये कहां से कहां तक है, हम एक एग्रीमेंट पे आएंगे तभी हम हटेंगे। तो इसकी वजह से क्या लगातार ये जो है टॉक्स पे टॉक्स चल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। एक अच्छी चीज है कि टॉक्स चल रहा है, क्योंकि टॉक्स जब तक होगा, हम और आप आगे आमने सामने बैठ के बात करेंगे, तो कम से कम एक एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग जरूर होती है। और दूसरी चीज, ग्राउंड लेवल पे जो टेंशन है वो कम होती है। अगर टॉक्स ही नहीं होगा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टॉक्स ही नहीं हो रहा है, बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो माहौल ही नहीं है कि टॉक्स का कर सके। लेकिन जब टॉक्स होता है, जब बात करते हैं, खास तौर पे जब फौजी बात करते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। नीचे लेवल पे ट्रूप्स के भी कॉन्फिडेंस होता है, हाँ बात चल रही है तो लेट्स नो लिसन टू क्या हो रहा है। तो टॉक्स का या जो बातचीत करने का सिलसिला इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री लेवल पे मेरे समझ में अच्छा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उसके बाद एक बहुत बड़ा झड़प नहीं हुआ है। और जो रिपोर्ट्स पिछले 3-4 दिन में आ रहे थे, जबकि ये जो मीटिंग के बाद वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे थे, और चाइना का एक माहौल या चाइना का एक बन रहा है कि शायद वो एग्रीमेंट पे आ जाएंगे कि लेट्स नाउ डिसएंगेज, और जिस तरह से पहले के हिसाब से था वहां पर हम चलेंगे, बीच में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, और जो प्रोटोकॉल्स थे उसको हमने चेंज करना पड़ेगा। दोनों बैठ के एक नया प्रोटोकॉल बनाएंगे, जिसकी वजह से जिसके बन के ये जो आपस में झड़प होने की संभावना है वो कम होगी। तो उसमें एक मेजर रोल, जैसे आपने सही कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट चाइना के मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, और बाद में अगर इंडिया में भी आते हैं, तो ये हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप का एक पॉलिटिकल विल चाहिए होगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है क्राइसिस जो है वो, क्योंकि अगर वो नहीं रिज़ॉल्व होता। वन मोर थिंग, जो रिगार्डिंग प्रेज़िडेंट पुतिन जो हैं, आपको क्या लग रहा है प्रेज़िडेंट पुतिन इंडिया आएँगे फॉर द G20 वन थिंग, एंड सेकंडली इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली is not in a position or has unable to make a consensus in G20 meetings, particularly जो इकोनॉमिक्स के हवाले से जो आते रहे हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया जो है वो अगर कंसेंसस नहीं हो पाता किसी इशू पे, और कहा जाता है कि अगर ये कंसेंसस नहीं होता तो 2008 के बाद ये दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम देयर विल नॉट बी अ कंसेंसस इन अ जॉइंट कम्युनिके इफ इट इज़ नॉट। तो प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आते, कंसेंसस भी नहीं होता, तो वेयर डू यू रेट, डू यू, आप इसे ग्लोबल पोलराइजेशन में डालेंगे, और डू यू बिलीव कि ये इंडियाज G20 ड्राइव इज फॉर डोमेस्टिक रीजंस? No, no. See, first of all, Chima साहब, India's G20 is already a success. ठीक है, इट्स अ ह्यूज सक्सेस। आप देखें, जो इंडिया का दोनों ऑब्जेक्टिव्स, चाहे इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो, आपका बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं मानता कि कोई भी, जैसे आप तो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हो, आप जानते हैं कि हर फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन लॉट लॉट बाय लॉट मेनी फैक्टर्स विच इज इंटरनल। इंटरनल फैक्टर्स भी काफी चीजें इंटरनेशनल अफेयर्स को अफेक्ट करती है, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या जो फॉरेन पॉलिसी उस पर अफेक्ट करती है। तो मैं ये नहीं मानता कि मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि G20 का एक इंटरनल मैसेजिंग भी हुआ है, खासतौर पर कश्मीर के इश्यूज एंड ऑल, एंड एक इंटरनेशनल मैसेजिंग भी है। जहां तक इंटरनेशनल मैसेजिंग का सवाल है, वहां पर यस डेफिनेटली हम चाहेंगे कि एक कंसेंसस बने। लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल, मैं मानता हूं कि शायद कंसेंसस बनना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस एक्सट्रीम पोलराइज्ड सिचुएशन में आज के स्टेट है, उस स्टेट में जहां पर इवन यूएस खुद अपने अलाइज को तक दे नॉट एबल टू गेट टुगेदर टू अ कंसेंसस। तो वहां पर G20 जैसा डाइवर्स आइडियोलॉजीज, डाइवर्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स एंड डाइवर्स काइंड ऑफ कंट्रीज कमिंग टुगेदर, मुझे लगता नहीं है कि कंसेंसस उस हिसाब से बनेगा जिस तरह से हम शायद चाहेंगे, बट आई एम स्टिल होपफुल।
व्लादिमीर पुतिन की जहां तक बात है, मुझे लगता नहीं है वो शायद आएंगे, चांसेस कम है। अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट बी गुड थिंग, बट मुझे लगता है कि शायद चांसेस थोड़े कम है उनका आने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आई मीन कोई ऐसा नहीं है कि वो भारत नहीं आना चाहते, बट जहां तक मैंने उनका देखा है कि अभी जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ शुरू हुआ है, उनका आउटवर्ड मूवमेंट बहुत कम हो गया। आपने भी देखा होगा कि इज नॉट टेकिंग। जनरली होता है कि जब पावरफुल लीडर्स बनते हैं तो वो जैसे जी जिनपिंग भी है, वो चाइना में जब से कोविड हुआ था या उसके बाद वो 2-3 साल तक तो बाहर ही नहीं निकले थे वो भी। तो ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा रहता है कि हाउ मच ऑफ सिक्योर ही विल फील निकलने का, वो सब चीजें हैं। तो एज अ पर्सनल ओपिनियन अनलाइकली है उनका आना, कम चांसेस है। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक कंसेंसस का भी है, मुझे लगता नहीं है कि 100% कंसेंसस बनेगा, बट आई थिंक भारत एक एक मिड वे या मिडिल पाथ डेफिनेटली वी विल फाइंड आउट। बट एज फार एज G20 इज कंसर्न, इट्स अ सक्सेस। इससे पहले इस तरह का G20 नहीं हुआ है, वो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और भारत के अंदर भी, चाहे वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, बट आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अटेन्ड एज फार एज G20 इज कंसर्न। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसमें आई एग्री के इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस इन मैनी वेज फॉर इंडिया। और जारी बात है फिर उसमें पॉलिटिशियन जिसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं, लेकिन इंडिया का इस तरह जिस तरह ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है, ये इन क्वेश्चंस की भी बड़ी वैल्यू है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू कैरल चिन्ना साहब, साहब, थैंक इट यू, वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू बहुत थैंक यू, शुक्रिया। सेम हियर, थैंक यू।